नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NPC गुरुकुल पर। जैसा आप जानते हैं, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है। इस समय डेडिकेटेड क्लासेस आपको देखने मिल रही हैं आरओ और ARO को लेकर के, चाहे विषय हिंदी हो, इतिहास हो, लगातार निरंतर आपको क्लासेस दी जा रही हैं। साथ ही साथ SSC GD जो कि एक बड़ी वैकेंसी है, उसके लिए भी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आपने परसेंटेज पर एक कक्षा देखी होगी। आज मैं आपके साथ बात करूंगा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के दूसरे लेक्चर से संबंध में। आज का जो हमारा विषय, हमने ज्योग्राफी को बांट लिया है। जैसे पहले लेक्चर में आपने बात की भारत का विस्तार और उसके परिचय पे बात की, कहाँ तक भारत का विस्तार है। वीडियो चैनल पे है, जिन साथियों ने नहीं देखी है जा करके देखेंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है जिस पर बात करने वाले हैं, वो है मृदा यानी कि मिट्टी, इंग्लिश में सॉइल। मृदा कैसे बनती है, मृदा कितने प्रकार की है, भारत का जो कृषि अनुसंधान केंद्र है या परिषद है, उसने कितनी प्रकार में जो है भारत की मृदा को बांट रखा है। साथियों ये भी जानेंगे कि मृदा का जो pH है वो कितना होना चाहिए, जिससे कि उसमें जो भी फसल की जा रही है वो उचित रूप से होती रहे। तो मैं आपके साथ CS सर यहाँ पर हूँ। UP PSC RO कंप्लीट ज्योग्राफी को लेकर के बात करने वाले हैं। ये सेशन का जो है ये हमारा चल रहा है ज्योग्राफी का, भूगोल को लेकर के, और भारत की मिट्टियों पर बात होगी। आइए बात करते हैं पहली स्लाइड पर, जहां हम जानते हैं सबसे पहले मृदा क्या है। हालांकि हम सब जानते ही हैं मिट्टी क्या है, लेकिन शब्दों में उसको बयां करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य हो जाता है। किंतु आज के बाद ऐसी मैं संभावना मानता हूं और ऐसी मेरी इच्छा रहेगी कि आज के बाद आपके सामने ये परेशानी नहीं आएगी। मृदा को लेकर के आज हम डिस्क्रिप्टिव तरीके से बात करेंगे, पूरा विस्तार में चर्चा करेंगे, और कल इसी विषय पर कुछ प्रश्न लेकर के आएंगे जो कि बहुविकल्पीय होंगे। उनको आप और हम मिल करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात है, मृदा क्या है। मृदा देखिए, मिट्टी की जो पृथ्वी है हमारी, उसकी सबसे ऊपर की परत जो कि उपजाऊ है, जहां पेड़ पौधे होते हैं और वो ग्रो करते हैं, उसके बाद हमें फल मिलता है, सब्जियां मिलती हैं, उसको मूल रूप से मिट्टी कहा गया। किंतु मिट्टी कई परतों से मिलकर के बनी है। मिट्टी किसी एक परत का नाम नहीं हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये साथियों जान लेना जरूरी है। यहां हमारे साथ लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं जरा। मिट्टी पृथ्वी की पपड़ी सबसे बाहरी परत है, जो कि एक महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि यह कार्बनिक पदार्थ, खनिज, गैस, पानी और हवा, अन्य जीवों का मिश्रण है। अब यहां पर जो जीवो वर्ड आया है, हम आपका ध्यान इस पर अवश्य केंद्रित करेंगे, क्योंकि जो जीव हैं ये वो जीव होते हैं जिसको अंग्रेजी में डिकम्पोजर कहा जाता है, जो हमारा जो भी सड़ा गला पदार्थ है उसको तोड़ करके दोबारा से मिट्टी में मिला देते हैं, खनिज में परिवर्तित कर देते हैं और उसको इस रूप में ला देते हैं कि जो हमारे पौधे हैं, जो पेड़ पौधे, वो उनको पुनः प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल के साथ अवशोषित करके इस्तेमाल कर सकें और हमारे लिए बहुत सारे खाने की खाद्य पदार्थों को बना सकें। तो ये सवाल हुआ कि मृदा क्या है। मृदा के बारे में एक खास बात यहां पर लिखी है, यह वनस्पति का आधार है, जो पृथ्वी पर खाद्य चक्र की पूंजी है। जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनका जो एक चक्र चला आ रहा है, उसको बनाए रखने के लिए मृदा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप जानते हैं ईशा फाउंडेशन सतगुरु जो हैं तमिलनाडु की तरफ से, वहां उन्होंने चलाया भी है सेव सॉइल कैंपेन, आजकल चला रखा है। ठीक है जी। तो अगले विषय पर हम लोग बात करते हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमको जान लेना चाहिए। मिट्टी का निर्माण मुख्यतः इस रूप से होता है कि जो चट्टानें होती हैं उनका विखंडन होता है, वो टूट जाती हैं। उनके टूटने से या चट्टानों की घिसावट से मिट्टी का निर्माण होता है। पर सर ये मैं आपको बताता हूं सर, ये 2-3 दिन 4 दिन की कहानी नहीं है, ये कहानी वर्षों की है। लाखों वर्षों से वो चट्टानें टूटी, उनका विखंडन हुआ, तब जाकर वो मृदा, वो मिट्टी, वो सॉइल ने आज का रूप लिया, जिसमें पेड़ पौधे फल फूल रहे हैं और हम उनके पदार्थों का सेवन कर आनंदित होते हैं। यहां पर मैं आपका ध्यान ले आता हूं, कुछ थोड़ा सा देख लेंगे। कह रहा है मिट्टी मूल रूप से चट्टानों से आती है, जैसा आपसे अभी कहा। मूल सामग्री जो है मिट्टी की वो चट्टान ही है, वहां से बनती है। जब चट्टान वायुमंडल के संपर्क में आती है, मिट्टी के गुण, मूल सामग्री, प्रकार और मिट्टी कैसे बनी है इस पर निर्भर करेगी। मिट्टी किस प्रकार की है ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है, परंतु उसमें से जो अति महत्वपूर्ण है वो ये है कि वो किस चट्टान के टूटने से बनी है, किस प्रकार का वायुमंडलीय दाब और ताप उस मिट्टी ने झेला है,
इससे ये निर्धारित होता है कि मिट्टी किस प्रकार की होती है। हाँ जी, अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ और अगले पंक्तियां हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वायुमंडलीय स्थिति मूल सामग्री के भौतिक और रासायनिक अपघटन की प्रक्रिया और दर दोनों में महत्वपूर्ण निभाती है। महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी, भौतिक यानी फिजिकल, रासायनिक यानी कि केमिकल, दोनों ही प्रकार की जो रिएक्शन या प्रक्रिया क्रिया होती हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मृदा यानी मिट्टी, इंग्लिश में सॉइल। साथियों, अगली बात करते हैं हम। 2 चरणों में मिट्टी का बनना तय है। पहला चरण है चट्टाने अपक्षय यानी विनाश स्थल पर चट्टानी तलछट जमा होना या कटाव होना। पहले चट्टाने टूटती हैं, कटती हैं, विखंडन होता है, अपछल होता है, आप ऐसे पढ़ सकते हैं इसको। उसके कारण जो है मिट्टी बनती है और उसके बाद उसमें बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ, खनिज, जल, वायु, ये सब मिश्रित होकर के मिट्टी का रूप लेते हैं। चट्टानों के तुरंत टूटने से बनने वाली जो चीज है उसको मैं मृदा कह भी नहीं सकता, क्योंकि उसमें पेड़ पौधे अच्छी तरीके से फल फूलते नहीं है, उगते नहीं है अच्छी तरीके से, तो उसमें खनिज की मात्रा होना अति महत्वपूर्ण है। कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर इन इंग्लिश में ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, उनका होना अति महत्वपूर्ण है। सर, तो अब तक हमने जो सीखा, ये जो 2-4 मिनट आपके साथ बीते, उसमें हमने ये जाना कि मृदा क्या है। मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसमें पेड़ पौधे जो हैं वो उग रहे हैं, फल फूल रहे हैं और उन्हीं के पदार्थों से हम लोग आनंदित होते हैं और अपनी जो भूख है उसको मिटाते हैं। साथ ही साथ हमने ये सीखा कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो मोटी बात ये आ गई सर, चट्टानों के विखंडन से, चट्टानों के घिसने से मृदा का निर्माण होता है। तत्पश्चात दूसरे चरण में उसमें खनिज पदार्थ, पानी यानी जल, ऐसी चीजें मिलने से उच्च रूपी मृदा का निर्माण होता है। यह पानी, हवा आदि के माध्यम से परिवहन करता है और तलछट के रूप में जमा होता है, मिट्टी का निर्माण करता है। ठीक है जी। अब एक बात और याद रखिएगा, मिट्टी 2 प्रकार की हो जाती है इस आधार पे कि एक तो जहां बनी है वहीं पे रहे, जिसको स्थानबद्ध मिट्टी कहते हैं, और दूसरी होती है स्थानांतरित मिट्टी, यानी कि जो जहां बनी है हवा या जल के माध्यम से वो अपने स्थान को चेंज करे, जहां बनी है उससे दूसरी जगह चली जाए, हवा या जल के माध्यम से। ठीक है जी। इसके साथ हम अगली बात करेंगे। अब अगला हमारे स्लाइड पे दे रखा है, कह रहा है मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। अगर बहुविकल्पीय प्रश्न बनता है तो अति महत्वपूर्ण हो जाएगा इन चीजों को जानना कि किस किस कारक पे ये निर्भर करता है कि जो मिट्टी बनी है वो कैसी बनेगी। पहला कारक हमने आपसे कहा था जनक सामग्री, यानी कि वो किस चट्टान के टूटने से बन रही है, कैसी परिस्थितियों में बन रही है। दूसरा है तल रूप कैसा है। तीसरा हमारा जलवायु है। चौथा जीव है और 5वां समय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है साथियों। चाहे मिट्टी का बनना हो, इंसान का बनना हो या इंसान का कामयाब होना हो, इसमें समय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आपको मार्गदर्शन सही मिल जाए और समय आप अपना पूरा सही से दे दें तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। जैसे आप आरओ की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और पूरी तरीके से मेहनत में लगे हुए हैं। 11 फरवरी 2024 को आपकी परीक्षा है। हम लोग मार्गदर्शन में लगे हुए हैं, थोड़ा सा जो है आपको दिशा दिखाने में लगे हैं कि वो जो इतना विस्तार है उसमें कहाँ से हमें पढ़ना है। आप जानते हैं भूगोल सामान्य अध्ययन का ही भाग है। आगे चलते हैं। हमारे पास अगली स्लाइड ये बताती है मृदा क्षितिज और प्रोफाइल क्या होता है। प्रोफाइल एक अंग्रेजी शब्द है, इसको अगर मैं पूरी तरीके से कहूं तो ये सॉइल प्रोफाइल बनेगा। सॉइल प्रोफाइल इसको कंप्लीट कहेंगे। ठीक है जी। तो मृदा जो, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मृदा सिर्फ ऊपरी परत तो है, किंतु मृदा अपने आप में भी कई परतों में बटी हुई है, विभाजित है। आइए पढ़ते हैं। कोई भी मिट्टी परतों से बनी होती है जिन्हें क्षितिज भी कहा जाता है। मैंने क्या कहा, मिट्टी किससे बनी होती है सर? परतों से बनी होती है सर, परतों से बनी होती है। क्षितिज एक साथ मिलकर एक मृदा प्रोफाइल बनाते हैं। बहुत सारी परत यानी कि बहुत सारे क्षितिज मिलकर एक मृदा प्रोफाइल अर्थात सॉइल प्रोफाइल बनाते हैं। पूरा एक सेक्शन अभी आपके सामने हम जो है बनाकर दिखाएंगे उसको एक डायग्राम की मदद से, एक चित्र की मदद से। क्षितिज एक साथ मिलकर एक मृदा प्रोफाइल बनाते हैं। प्रत्येक प्रोफाइल मिट्टी के जीवन के बारे में एक कहानी बताती है। हर एक परत जो है उसके पास एक अपनी ही कहानी होती है। आप जानते हैं, जैसे आपने सुना होगा फॉसिल के बारे में, यानी कि जो चीज़ नीचे दबी हुई होती है। जैसे हम कोयला निकाल रहे हैं खदानों से, तो बहुत सारे पेड़ कभी गिर गए होंगे, है ना, बहुत सारे पेड़ कभी गिरे होंगे, उस परत पे वो छप गए, रुक गए, उसके बाद उस पर मिट्टी जमा होती चली गई, परत दर परत वो दबते चले गए और फिर वो बहुत गहन दाब और ताप को झेलकर वो जो पौधे थे, हमारे पेड़ थे, उनके जो तना है, जो लकड़ी है, वो गहन दाब और ताप को झेलकर आज कोयले में परिवर्तित हुई है। तो हर एक परत की अपनी कहानी है।
ठीक है जी। आगे बात कर रहे हैं, 6 क्षितिज होते हैं जो मिट्टी की रूपरेखा बनाते हैं। लगभग 6 होते हैं जिसमें से ज्यादा कॉमन 5 रहते हैं। मैं आपके सामने इस बात को करने की कोशिश करूंगा। देखिए जरा, एक चित्र के माध्यम से मैं चित्रित करने की कोशिश में हूं। जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं, ये मैंने पेन चेंज करने की कोशिश की और ये हो गया है। यहां पर सबसे ऊपर वाली जो परत है उसको कहा जाता है सर होराइजन ओ। होराइजन ओ ये क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा मिलेगा आपको ह्यूमस। इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस मिलेगा, यानी कि कार्बनिक पदार्थ मिलेगा। ह्यूमस मिलेगा यानी कि कार्बनिक पदार्थ मिलेगा। यहीं पर जो है हमारे पेड़ पौधे उगते हैं। यहीं पर हमारे क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे उग रहे हैं। ये देखिए पेड़ पौधे भी उगा दिए गए हैं। ठीक है जी, ये हो गया आपका पेड़ पौधे उग गए। उसके बाद जो हमारी बात आती है, दूसरा आता है साथियों वो है होराइजन ए। उसके बाद आता है होराइजन ए। तीसरा नंबर है होराइजन बी। चौथा नंबर हमारा साथियों है होराइजन सी। होराइजन सी। और अंत में जो हमारे पास बचा है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं जरा। ये नीचे वाली जो परत है ये भी ऊपर की तरह जो है पतली रहती है, ज्यादा चौड़ी नहीं होती है। इसको कहते हैं हम होराइजन आर। ठीक है, अब प्रश्न देखिए कैसे बनेंगे। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत जो है, सबसे ऊपरी क्षितिज जो है, उसका नाम क्या होगा, तो आप कहेंगे वो होराइजन ओ है। वो ह्यूमस से परिपूर्ण है, उसमें कार्बनिक पदार्थ जो है पूरी तरीके से भरे हुए हैं, जिसकी वजह से पेड़ उन्हीं खनिज को, कार्बनिक पदार्थ को इस्तेमाल, पहले कार्बनिक पदार्थ खनिज में परिवर्तित होते हैं, उसके बाद उन्हीं खनिज को और पानी को, जल को सोख करके जो हमारे पौधे हैं उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और वो फलते फूलते हैं। उसके बाद हमने बात करनी है होराइजन ए की। होराइजन ए में क्या होता है, जैसे आपके पास यहाँ पर जो हमारे फसल में ना, खेत वगैरह में चूहे वगैरह हो गए, ये लोग रहते हैं और कुछ पेड़ों की जड़ें यहाँ तक आ जाती हैं। कुछ पेड़ों की जड़ें यहाँ तक आ जाती हैं, जबकि होराइजन बी में जो जड़ आती है वो बहुत ही बड़ा पेड़ है, विशाल वृक्ष है ना, जैसे बरगद हो गए, इनकी जो बहुत गहरी है वो यहाँ तक आती हैं। होराइजन सी में किसी तरीके की कोई जड़ नहीं आती है और ये किसी तरीके से पौधों को सपोर्ट भी नहीं करती है, पौधों के बनने को, पौधे के ग्रोथ को, पौधे के उगने को सपोर्ट नहीं करती है। और होराइजन आर की बात करें तो ये पूरी तरीके से पत्थर की बनी हुई है, ये पथरीली है, इसमें पत्थर होते हैं, तो पत्थर में तो पेड़ उग नहीं सकता, ये आप जानते हैं, यहाँ पर कोई कार्य नहीं। तो प्रश्न आपके सामने थे ये रहा। अब ये चीज जो बनकर के तैयार हुई है साथी, इसी को हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। इसी को हम क्या कहते हैं जी, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। इसी को हिंदी में मृदा प्रोफाइल भी कहा जाता है। मृदा प्रोफाइल भी हम इसी को कहते हैं। तो ये हमारी बात रही। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे, थोड़ा और विस्तार से जानना है। देखिए मिट्टी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा विषय नहीं है, किंतु अगर हम इसको थोड़ा सा एक वीडियो में समराइज करके खत्म करते हैं तो यहाँ से प्रश्न जो है बहुत अच्छे से हो जाएंगे। आप बस साथ बने रहिए। अगर आप वीडियो में यहाँ तक चले आए हैं मतलब आपको कुछ तो सीखने को मिल रहा है, और मानिए कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, हमारी ऐसी कोशिश है। आप वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। RO की जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। भरोसा रखिए, अक्सर ही हम कहते आए हैं कि जो चीज़ आप शेयर करते हैं, जो आप बांटते हैं, वही बढ़ती जाती है, और जो चीज़ आप नहीं बांटते हैं वो फिर घटती चली जाती है। जैसे आप किसी को बुरा भला कह दीजिए तो बदले में क्या मिलेगा सर, बुरा भला ही सुनने को मिलेगा। किसी को अच्छी बात कहोगे, हो सकता है वो भी आपकी तारीफ कर दे, भले ही ऊपरी मन से करता तो है। तो आप अच्छी चीज़ें अगर शेयर करेंगे तो अच्छी चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी। मिट्टी में खनिज की अवस्था देखते हैं। मिट्टी में 2 प्रकार के जो है हमारे खनिज हैं। मैं यहाँ पर पेन का कलर जो है चेंज कर रहा हूँ, रंग चेंज कर रहा हूँ। 2 प्रकार के खनिज होते हैं, याद रखिएगा। पहले होते हैं प्राथमिक खनिज और दूसरे होते हैं द्वितीयक खनिज। पहले होते हैं प्राथमिक खनिज और दूसरे होते हैं द्वितीयक खनिज। पहले मुख्य रूप से जो होते हैं एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, अलग अलग अनुपात में। साथ ही साथ सिलिकेट जो है, ये खनिज होते हैं, इनको प्राथमिक खनिज का दर्जा प्रदान है, इनको प्राथमिक खनिज कहते हैं। साथियों द्वितीयक खनिज की अगर हम बात करें तो मिट्टी खनिज ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड जैसे हो गए, ये हमारे द्वितीयक में आते हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड पे हमें बताया गया मिट्टी के कार्य क्या क्या है। मिट्टी कार्य आप सब जानते हैं, कोई नई बड़ी बात नहीं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो यह है कि उसमें जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो उग रहे हैं, और पेड़ पौधे अगर नष्ट हो जाएंगे तो आप जानते हैं समस्त जीवन नष्ट हो जाएगा, ये पृथ्वी जीवन विहीन हो जाएगी। अगर यहाँ पर पौधे या प्लांट नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो फूड बनता है, जो खाना बनता है, उसी को खा करके आगे सभी का जीवन चक्र चल रहा है।
तो हम यहाँ देखते हैं मिट्टी के 4 अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हैं। कौन कौन से हैं? पौधों की वृद्धि के लिए, जो अभी हमने कहा, पौधों की वृद्धि के लिए आधार माध्यम के रूप में, हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जीवन के लिए आवश्यक है। अगर हम खाना नहीं होगा, हम खाएंगे नहीं, तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। दूसरा है जल के भंडारण के लिए, आपूर्ति और शुद्धिकरण के साधन के रूप में। हम जो सुबह को उठे हैं एकदम नल चला करके, आजकल साथियों ठंड हो रही है ना, नल के पानी से जो नहा लेता है फिर वो नहा सकता है, और वो जो टैंक वाले हैं वो तो ठंडा ठंडा करके चिल्लाने लगते हैं, फिर आप देख रहे हैं। तो जो जल का भंडारण है, जो हमारा भूमिगत जल है, ग्राउंड वाटर है, उसको बनाए रखने के लिए मिट्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो बारिश का पानी हमारी मिट्टी पे पड़ता है वो धीरे धीरे छन करके नीचे जाता है और शुद्ध होकर के नीचे जमा हो जाता है ग्राउंड वाटर की तरह, भूमिगत जल की तरह, और उसको फिर हम नल वगैरह के माध्यम से, मोटर के माध्यम से इस्तेमाल करते रहते हैं। तो 2 हमारे ये जो है महत्वपूर्ण कार्य मिले। तीसरा कार्य है पृथ्वी के वायुमंडल के संशोधक के रूप में। पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके संशोधक के रूप में मिट्टी की या मृदा की अहम भूमिका रहती है। नंबर 4 की बात करेंगे, प्राकृतिक आवास और जीवन का आधार प्रदान करना। अगर मिट्टी ना हो, सिर्फ जल ही जल हो, तो सर ये जो घर बना रखे हैं, ये जो ऑफिस जिसमें हम खड़े होकर के आपके लिए जो है कक्षा ये ले रहे हैं, ये ले नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं ना। अगर बोर्ड में भी लेंगे तो लपक झपक रहेगी, क्लास जो हिलती रहेगी है। कुछ साथी हमारे प्रसन्न हो गए सुन करके। खैर अगले उस पर बात करते हैं हम लोग, अगली स्लाइड पे थोड़ी बात करेंगे। मृदा क्या है जान लिया, मृदा कैसे बनती है इसके बारे में बात की, मृदा प्रोफाइल की बात की, और चौथी बात हमने की कि मृदा के महत्वपूर्ण कार्य क्या होते हैं। आगे हमारा जो बिंदु रहेगा चर्चा का वो ये है कि मृदा के प्रकार कितने हैं, मिट्टी के प्रकार कितने हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती है और क्या क्या उसकी विशेषताएं। इतने पे बात खत्म हो जाएगी, बहुत बड़ा विषय नहीं है, मैंने आपसे कहा। तो कह रहे हैं भारत में मिट्टी के प्रकार जो हैं वो किस आधार पे बनाए गए हैं, उनका वर्गीकरण जो किया गया, क्लासिफिकेशन जो किया गया, वो संरचना, रंग, संरचना आदि के आधार पे किया गया है। और मिट्टी के प्रकार पे देखिए थोड़ी सी बहस छिड़ी हुई है। मैं 2 प्रकार के प्रश्न आपके सामने लिखूंगा। पहला प्रश्न है ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र या परिषद ने जो मिट्टी को विभाजित किया है वो 8 वर्गों में किया है। कितने वर्गों में किया साथियों? 8 वर्गों में किया है। किंतु यही बात अगर आप USA से करवाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से करवाएंगे, तो उन्होंने मिट्टी को विभाजित किया है सर 11 वर्गों में। किंतु हमें जो अपने प्रश्नों का जो उत्तर देना है वो 8 के हिसाब से देना है, और USA इसको पकड़ के रखना है। बोले अमेरिका ने कितने में विभाजित किया, अगर प्रश्न बन जाए कभी तो 11 सीधे सीधे आंसर लगाइए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है जी, जय भोले की। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहे हैं पहला जो हमारा है, पहला नंबर है जलोढ़ मिट्टी का। देखिए भारत की जो भूमि है उस पर अत्यधिक पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी ही है, उपजाऊ होती है। किंतु इस मिट्टी की खास बात यह है इसमें आपको यूरिया डालने की आवश्यकता रहती है। हालांकि एक जो रिसर्च है, एक अनुसंधान ये बताता है कि भारत की जितनी भी प्रकार की मृदा हैं, 8 प्रकार की मृदा, उसमें ह्यूमस की मात्रा की कमी पाई गई है 8 प्रकार की मृदा में। तो ये आपके लिए प्रश्न बहुत अच्छा बन गया। क्या प्रश्न बन गया कि भारत की जो मिट्टी है ऐसी कौन सी चीज है जो हर एक मिट्टी में लगभग कम पाई गई है भारत के यहाँ पर? तो वो है ह्यूमस। ह्यूमस होता है डार्क कलर का, गहरे कलर का, जो है एक सब्सटेंस होता है, कार्बनिक पदार्थ कह सकते हैं उसको, ऑर्गेनिक मैटर कह सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जो है हमारी सहायता करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। उसकी कमी पाई गई है। फिलहाल ये मिट्टी देश के कुल भूमि क्षेत्र के 40% से अधिक हिस्से को कवर करती है। मैंने आपसे कहा था इसका बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हिस्सा जो है कवर करती है। स्थान की अगर हम बात करेंगे तो मुख्य रूप से उत्तरी मैदान, इस पर प्रश्न बनेंगे। कल जब हम प्रश्न की कक्षा आपके लिए लाएंगे, आप जो है यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं तो आप याद रखिएगा कल को कक्षा फिर आएगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पे बात होगी, तो आप उसको जरूर जो है ज्वाइन करिएगा, आप उसको अटेंड करिएगा और वहां पे देखिए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं इस कक्षा को लेने के बाद। तो उत्तरी मैदानों, नदी घाटियों में पाया जाता है जहां नदियां तलछट जमा करती हैं। जैसे नदी उतर के आई, पहाड़ से उतर के आ रही है नदी, अपने साथ बहुत सारा मिट्टी मलबा बहा करके लाई है, उसको जमा कर देती है मैदानी इलाके में, क्योंकि मैदान में फिर वो ज्यादा आगे तक साथ में नदी के चल नहीं पाता है ना। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर भी है, तू छोड़ रहा है इसमें तेरी खता क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा साथ नहीं निभा सकते, लेकिन जब तक ढलान है तब तक मिट्टी के साथ ये जो जितना भी मलबा है वो चलता रहता है और उसके बाद मैदानी इलाकों में ये जमा हो जाता है, जिससे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जहां नदियां तलछट जमा करती हैं प्रायद्वीप क्षेत्र में, ये तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। अगर प्रायद्वीप क्षेत्र की बात करें तो तटीय क्षेत्र में आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी और भारत के उत्तरी मैदानों में जो है आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। उत्तरी मैदान की आप अच्छे से समझते हैं तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये वाला इलाका जो है हमारा, यहाँ पर अच्छे से मिलेगी।
संरचना की बात करते हैं, कैसे बना हुआ है, क्या क्या इसमें चीजें उपस्थित हैं। तो जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरिक एसिड, माफ कीजिएगा, H3PO4 फास्फोरिक एसिड होता है, और कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, यानी कि भरपूर मात्रा में उपस्थित होते हैं। लेकिन पोटाश कम होता है। क्या कम होता है सर? पोटाश कम होता है जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मुख्य रूप से दोमट होते हैं, यानी रेत और मिट्टी का मिश्रण होते हैं। जो हमारी जलोढ़ है, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? ये रेत का और मिट्टी का मिश्रण होते हैं, इसलिए इनको दोमट कहा जाता है जी। दो से याद रखिएगा, दोमट कहा जाता है। अगली स्लाइड पे आपके लिए लेकर के आए कि जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी खुद भी दो प्रकार की हो गई, एक हो जाती है खादर और एक हो जाती है बांगर। खादर जो है ज्यादातर ऐसी जगह होती है जहां पर बाढ़ जैसी परिस्थितियां बनती रहती हैं, बाढ़ आती रहती है, किंतु जो खादर है वो पुरानी मिट्टी कहलाती, बांगर जो है वो पुरानी मिट्टी कहलाती है, साथ में पढ़ेंगे। खादर मिट्टी यह प्रकार नमी बनाए रखने वाली और गीली होने पर चिपचिपी होती है। गीली होने पर चिपचिपी, पहली बात। नई मिट्टी है, दूसरी बात, और बहुत उपजाऊ होती है, तीसरी बात। खादर क्षेत्र बाढ़ की चपेट में रहते हैं, जैसा अभी आपसे हमने कहा भी था। खादर जो क्षेत्र होते हैं जहां खादर मिट्टी पाई जाती है वहां बाढ़ आने की बड़ी संभावना रहती है, बाढ़ की चपेट में ऐसे इलाके रहते हैं। कह रहे हैं जो नदी के अपना मार्ग बदलने पर कृषि के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे कहीं नदी बह रही थी है, अब जरा नदी का जलस्तर घटा तो फिर क्या होगी? वो मिट्टी रुकी रह जाएगी, तो वहां पे क्या हो जाती है? खेती हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ रामपुर से आगे निकलती हुई मुरादाबाद पड़ता मंडल है, तो यहाँ पर जो उतर के आ रही है वो रामगंगा, तो जब उसका जलस्तर घटता है तो वहां पर खेती बेती लोग कर लेते हैं, है ना, ऐसी जगह पर। बाकी बांगर मिट्टी, ये पुरानी मिट्टी है, यह रेतीली तथा कम उपजाऊ है। देखिए कम उपजाऊ है, पहली बात। दूसरी बात ये रेतीली है। बांगर क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना कम होती है, तीन बात। तो मुख्य बिंदु आप जो है ऐसा कर सकते हैं, कॉपी पेन लेकर के इसके मुख्य बिंदु आप लिख सकते हैं, जो आपको परीक्षा से पहले रिवीजन जो आप करते हैं उसमें बहुत मदद करने वाले हैं। अगली हमने बात करनी है प्रमुख फसलें कौन सी हैं। देखिए यही महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके लिए हम लेकर के आए हैं। कह रहे हैं कि जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी जो है, इसमें प्रमुख फसलें कौन सी उगाई जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, इस मिट्टी में अगर आप उचित सिंचाई करेंगे तभी आप फसलें उगा सकते हैं, अन्यथा नहीं उगा सकते हैं। अब कौन कौन सी आ गई? जैसे गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, कपास है, चावल है, गेहूं है, जूट है, मक्का है, तिलहन है, और सब्जियां हैं और फल हैं। कपास का नाम यहां जरूर ले लिया साथियों, लेकिन एक प्रश्न हमारी तरफ से आप याद रखिएगा, आएगा जरूर। कपास उगाने के लिए सबसे उत्तम मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी होती है साथियों। आप में से बहुत सारे साथी जानते हैं, है ना। कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे हमें अच्छा लगेगा, टीम का जो है उत्साह बढ़ेगा। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में ये कुछ बातें थी। आगे हम देखते हैं अगली स्लाइड पर क्या बात करनी है। अगली स्लाइड जो है हमारी वो है काली मिट्टी को लेकर के। काली मिट्टी को लेकर के देखिए, उम्र लंबी है, नाम लिया और हाजिर है जी। चलिए कोई नहीं, यह मिट्टी काले रंग की होती है, इसी वजह से इसको काली मिट्टी कहा गया। इसको रैगुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसको रैगुर भी कहा जाता है। काली मिट्टी को दूसरा नाम मिल गौ, कहा मिल गौ? रैगुर मिट्टी। ओके। देश के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 16% भाग कवर करती है, जबकि जलोढ़ मिट्टी कितना कर रही थी? वहां 40। उसको थोड़ा सा याद रखिएगा साथियों, 40 से 43 मान के चलिए इसको, 40 से 43। कई अवस्था ऐसी होती है जहां 40 नहीं दे रखा होता, तो आप किसको सही लगाएंगे? 43 को बिल्कुल उत्तम मान करके सही लगा देंगे, ठीक। तो 16% पे काली मिट्टी है। हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये हमारी काली मिट्टी है। स्थान यानी कि कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी आमतौर पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। ये फिर से बिंदु बन गया आपके लिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल जब प्रश्न का जो लेक्चर लाएंगे, वीडियो लाएंगे, उसमें आप देखेंगे, आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है साथियों। 8 बजे के समथिंग जो है वो क्लास आ जाएगी, कोशिश करेंगे लाइव आएंगे। तो आप लोग 8 बजे अपना थोड़ा सा समय निकाल कर एक बार झांक लीजिएगा अपने ही चैनल को, आपका ही चैनल है एनपीसी गुरुकुल, तो वहां आकर के आप देख लीजिएगा। अगली बात करते हैं संरचना, यानी इसमें क्या क्या है। जैसे पिछली बार देखा तो फॉस्फोरिक एसिड था जलोढ़ मिट्टी में, यहां पर क्या है? यहाँ कह रहे हैं चूना है, पोटाश है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिना होता है। एल्यूमिना का फॉर्मूला Al2O3 आप ले लीजिएगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिना कहते हैं। लेकिन फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थ आदि की कमी होती है। साथियों बेफिक्र रहिए, आपके लिए जो रसायन विज्ञान है या जीव विज्ञान है और भौतिक विज्ञान है, इसकी कक्षाएं भी बहुत जल्दी ही आने वाली हैं। बस आप चैनल को प्यार देते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दे रखा है। टेलीग्राम ज्वाइन करने का ये फायदा है कि साथियों जो कुछ ना वहाँ पे MCQ वगैरह बहुविकल्पीय प्रश्न वहाँ पे आते रहते हैं, तो आप उसको सॉल्व कर करके थोड़ा सा आपका ना माइंड भी रिलैक्स हो जाता है पढ़ने के बाद, और आप सीख भी जाते हैं, खेल खेल में सीखो मतलब, ठीक है। ये अभेद होते हैं और शुष्क मौसम के दौरान चौड़ी दरारें विकसित करते हैं। इसमें मिट्टी को पर्याप्त गहराई तक ऑक्सीजन मिलता है, जिससे बहुत उपजाऊ हो जाती है। क्या होता है जब ये शुष्क हो जाती है तो ये क्या करती है? इसमें दरारें आ जाती हैं। चौड़ी दरारें आने के कारण जो ऑक्सीजन है, जो हवा है, वायु है, अंदर तक प्रवेश कर पाती है। और अगर ऑक्सीजन
देखिए जल और ऑक्सीजन ऐसी चीज है जो वायु है, हमारी वायु का एक भाग है ऑक्सीजन, वैसे तो आप सब जानते हैं बेहतर। तो अगर ये दोनों मिट्टी में पूर्ण रूप से होते हैं तो मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो अच्छे से क्या कर पाते हैं, उग पाते हैं या ग्रो कर पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, जिस वजह से वे नमी भी बहुत अच्छे से धारण करते हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं हम लोग अगली स्लाइड पर। यहां पर भी दे रखा है काली मिट्टी के ही बारे में, कह रहे हैं प्रमुख फसलें, इसकी फसलें क्या हो जाएंगी। काली मिट्टी रासायनिक गुणों से भरपूर होती है साथियों, कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। अभी आपसे कहे थे कपास के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी जो रही है वो क्या रही है, काली मिट्टी रही है, इसलिए इन्हें काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। तो साथियों काली कपास मिट्टी किसको कहा जाता है, काली मिट्टी को ही कहा जाता है, क्योंकि कपास उगाने के लिए ये बिल्कुल उत्तम है, बिल्कुल एकदम सही जंगाट है। आगे चलते हैं, अन्य प्रमुख फसलें क्या होंगी, जैसे गेहूं है साथियों, ज्वार है, अलसी हो गया हमारा, सूरजमुखी, अब तो ठंड आ गई, जाड़े आ गई, अलसी के लड्डू बहुत सारे लोग बनाते हैं, है ना, खाते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। बाजरा आदि है, चावल और गन्ना भी वहां उगाए जाते हैं जहां उचित सिंचाई उपलब्ध हो। चावल और गन्ना अगर आप काली मिट्टी में करना चाहते हैं साथियों, तो आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, सिंचाई की उचित व्यवस्था अगर वहां पर है तो आप उसमें फिर काली मिट्टी में भी क्या कर सकते हैं, चावल और गन्ना कर सकते हैं। नहीं तो बाकी जो फसलें हैं हमारी वो तो हैं ही, गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, अलसी हो गया, सूरजमुखी हो गया, और अति महत्वपूर्ण काली मिट्टी से जो नाम जुड़ गया है वो किसका जुड़ा है, कपास जो एक फसल है उसका जुड़ा है। आगे हम लोग आगे चल रहे हैं, लाल और पीली मिट्टी। तो तीसरे बिंदु पे चर्चा करते हैं, तीसरा प्रकार जो है मिट्टी का हमारे सामने आ गया है, कह रहे हैं लाल और पीली मिट्टी अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक प्रसार के कारण इनका रंग लाल हो जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, किसके कारण, लोहे के कारण होता है लाल मिट्टी का रंग लाल, फेरस ऑक्साइड वगैरह उसमें प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। जल योजन के कारण पीला रंग बनता है, अगर इसमें जल योजन हो जाए, जल जमा हो जाए तो क्या हो जाता है, ये लाल मिट्टी पीले रंग का कलर या पीला रंग ले लेती है। यह मिट्टी वहां बनती है जहां वर्षा कम होती है, महत्वपूर्ण हो गया सर, जहां वर्षा कम होगी वहां पे कौन सी मिट्टी बनेगी, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी बनेगी। ये मिट्टी रेतीली होती है। अगला बिंदु जो है बहुत जरूरी हो गया, लंबे समय तक नमी बरकरार नहीं रख पाती है, ये इसका जो है एक ड्रॉबैक हो गया है, ये इसकी कमी भी हो गई है कि ये बहुत लंबे समय तक नमी बरकरार नहीं रख पाती है। स्थान कहां कहां मिलेगी, दक्कन के पठार पे मिलेगी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट आदि के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ठीक है, ये वाला मिट्टी का जो प्रकार है। आगे हम लोग चल रहे हैं, कुछ जरा इसके बारे में दे रखा है, मुख्य फसलें की बात करेंगे, संरचना की बात करेंगे साथियों। संरचना के बारे में ध्यान दीजिए, पोटास प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन चूना, मैग्नीशियम, ह्यूमस आदि की कमी होती है। अब देखिए पिछली जो दो मिट्टी हैं उसमें इनकी जो है मैग्नीशियम वगैरह की जो है कमी नहीं थी, जैसे जलोढ़ मिट्टी में चूने की बात नहीं थी, पोटास की कमी थी। उसके बाद जब हम काली मिट्टी पे पहुंचे तो कह रहे हैं वहां पे मैग्नीशियम, चूना, ह्यूमस वगैरह है प्रॉपर, है ना, भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है, किंतु यहां इसकी कमी हो गई है, लेकिन पोटास जो है वो प्रचुर मात्रा में हो गया है। तो ये जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिख रहे हैं देख देख करके, तब तक बात नहीं बनेगी। वीडियो को आप जो है पहले एक बार देख लें 1.5x पे लगा करके, दोबारा से इसको हल्के से देखें नॉर्मल पे, तो ये थोड़ी थोड़ी बातें बिंदु जो है पॉज करके लिख सकते हैं साथियों, आप ही का फायदा है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं, मुख्य फसलों की बात करेंगे। प्रमुख फसलें जो हमारी लाल पीली मिट्टी में उगाई जा सकती हैं वो क्या है। यह मिट्टी प्रकृति में बहुत उपजाऊ है, उर्वरकों और सिंचाई के उचित उपयोग से लाल मिट्टी अच्छी तरह काम करती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम बेकार मिट्टी हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिंचाई और उर्वरक यानी खाद वगैरह डालते रहिए समय से, तो ये भी आपके लिए काम करके देगी। और यहाँ पर क्या उगा सकते हैं, कपास है, तंबाकू, तिलहन, गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, आलू और फलों की उत्कृष्ट पैदावार होता है इस प्रकार की मिट्टी में। साथियों अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं, जहां पे हमें अगला प्रकार हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अगला प्रकार है नंबर 4। लेटराइट को ऐसे लिखते हैं और इसको लेटेराइट ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको साथियों। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। हालांकि नाम में कुछ नहीं रखा, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है, आप समझ रहे हैं। हमारे गांव में 2 रामू थे। अब कोई एक दिन सज्जन आए, बोले रामू पापा मर गए। हम समझे हमारे पड़ोस वाले मर गए, हम भागत में गए, पता ये चली दूसरे रामू के मर गए। तो नाम महत्वपूर्ण भी है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, तो लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं। इन मिट्टी का निर्माण उच्च तापमान, बिंदु मिल गया, उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है, लाल पीली मिट्टी का बात हो गया था। ज्यादा अगर वर्षा हो रहा है तो लेटराइट मिट्टी आपको उपलब्ध हो जाएगा, वहां मिल जाएगा। अधिक वर्षा है और उच्च तापमान भी रहता है। उच्च तापमान बैक्टीरिया द्वारा ह्यूमस के अपघटन की सुविधा प्रदान करता है। देखिए जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ये अपघटन, जिसको मैं अभी कह रहा था डिकम्पोजिशन जो कह रहा था, वो अच्छे से होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, तापमान उच्च है
और वहां पे जो मॉइस्चर है यानी कि नमी जो है वो भी उपलब्ध है, क्योंकि वर्षा ज्यादा हो रही तो पानी की समस्या है नहीं। तो ऐसी जगह पे अपघटन की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है, तीव्र हो जाती है। कार्बनिक पदार्थ जो है वो पूरी तरीके से खनिज में परिवर्तित होते हैं, और कार्बनिक पदार्थ अगर खनिज में परिवर्तित होते हैं साथियों, तो ये क्या करेगा, ये मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा देगा, उपजाऊ बना देगा उसे। तो कह रहे हैं जबकि उच्च वर्षा सिलिका और चूने का निश्चालन करती है, परिणाम स्वरूप ये मिट्टी अम्लीय हो जाती है। ये मिट्टी कैसी हो जाएगी, अम्लीय यानी कि एसिडिक हो जाएगी, और एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड से भरपूर हो जाती है। लेटेराइट मिट्टी नमी बरकरार नहीं रखती है। तो सर लाल और पीली मिट्टी भी नमी बरकरार नहीं रखती है, लेटेराइट भी नहीं रखती है, ये दोनों में क्या हो गई, समानता हो गई। प्रश्न आ सकता है कि दोनों मिट्टी में किस प्रकार की समानता है साथियों, हाँ तो ये समानता हो गई। आगे चलते हैं हम लोग अपनी स्लाइड पर। तो हमारे पास ये स्थान की बात होगी। अब स्थान कहाँ कहाँ मिलेगी, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम आदि में ये मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी मिलती है आपको, मृदा मिलता है। संरचना की अगर हम बात करेंगे तो कार्बनिक पदार्थ इसमें भरपूर मात्रा में, नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी, माफ कीजिएगा, कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। कार्बनिक पदार्थ की कमी पता है क्यों है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ बैक्टीरिया जो अपघटन की प्रक्रिया कर रहा है उससे वो खनिज में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए कार्बनिक पदार्थ ज्यादा जमा नहीं हो पाते हैं इसमें। ये आमतौर पर प्रकृति में अम्लीय होती है। तो अम्लीय वर्ड जो है वो आज से आपने किसके साथ जोड़ रखा है, लेटेराइट के साथ जोड़ रखा है। प्रमुख फसलों की अगर बात करें, इस मिट्टी में बहुत उपजाऊ तो नहीं है मिट्टी, लेकिन इसका उपयोग कपास, चावल, गेहूं, दालें, चाय, कॉफी आदि की खेती में किया जाता है। इसका उपयोग काजू की खेती बहुत पूछी जाती है भैया। काजू की खेती जो है वो लेटेराइट मिट्टी में की जाती है। गत वर्ष के प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो उसमें काजू की खेती हो गई, कपास हो गया, ऐसी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया और ऐसी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा प्रश्न बने हैं। अगले प्रश्न के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारे पास अगला ये थोड़ा सा यहाँ पे है, कणों के आधार पर लेटेराइट मिट्टी के भी प्रकार हो गए जी। कणों के आधार पे उसके कण कैसे हैं, गहरा लाल लेटेराइट हो गया, सफेद लेटेराइट हो गया, भूमिगत लेटेराइट हो गया, ठीक है जी। तो तीन प्रकार के हमारे पास यहाँ पर हो गए। मैं इसको ए लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ और इसको सी लिख देता हूँ, साथ ही इसको आ बा सा भी लिख सकते हैं। गहरा लाल लेटेराइट, इसमें आयरन ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता होती है, आयरन ऑक्साइड की और पोटाश की अधिकता होती है, लेकिन काओलिन मिट्टी की कमी होती है, उपजाऊ नहीं होती है ये, ठीक है, बिल्कुल उपजाऊ नहीं होती है। चार बिंदु आपने बना लिए, सीधे सीधे चार बिंदु लिख लेंगे। सफेद लेटेराइट की अगर हम बात करते हैं, रंग काओलिन की अधिकता के कारण आता है। यह मिट्टी बहुत जल्दी अपनी उर्वरकता खो देती है, ये इसकी विशेषता हो गई कि अपनी उर्वरकता जो है वो बहुत जल्दी खो देती है ये मिट्टी। कौन सी, सफेद लेटेराइट, जो कि एक प्रकार है लेटेराइट मिट्टी का। अगला प्रश्न जो हमारे पास आ रहा है, माइक हमारा लगा है प्रॉपर, बढ़िया एकदम, कह रहे हैं भूमिगत लेटेराइट, ऊपरी भाग विशेष रूप से लोहे में घुल जाता है, जो ऊपरी परत के नीचे बैठ जाता है, इससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। इसमें क्या होता है, ये मिट्टी उपजाऊ बन जाती है भूमिगत लेटेराइट, क्योंकि इसका जो ऊपरी भाग है विशेष रूप से वो लोहे में मिल जाता है और फिर लोहा जो है जाकर के परत के नीचे बैठ जाता है, जिसकी वजह से ये मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। इसका अन्न उपयोग की बात करेंगे, अति महत्वपूर्ण है साथियों, मेरी तरफ से नोट कर लीजिएगा, और प्रश्न आ जाए तो आकर के एनपीसी गुरुकुल के किसी भी वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि मां साहब आपका प्रश्न बताए थे, आ गया है। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें लोहा मौजूद होता है भारी मात्रा में, तो इसको हम ईंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इसका अन्न उपयोग हो गया, किसका, लेटेराइट का हो गया, ठीक है। और लेटेराइट में भी पूछ ले, अगर विभाजित करके पूछ ले तो फिर भूमिगत लेटेराइट की बात हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड हमारे पास जो है नंबर 5 हो जाएगा। ये शुष्क मिट्टी की बात हो रही है, शुष्क मिट्टी की बात हो रही है। यह मिट्टी रेतीली है, पहली बात हो गई, ये मिट्टी कैसी है, रेतीली है, और इनमें मिट्टी की मात्रा कम है, इसमें मिट्टी की मात्रा कम है। शुष्क क्षेत्रों में अधिक वाष्पीकरण के कारण मिट्टी में ह्यूमस और नमी की कमी हो जाती है। अब वाष्पीकरण जो है उसको आप एवोपोरेशन, हमारे जो सीबीएसई के साथी अगर देख रहे होंगे तो एवोपोरेशन जो है उसको वाष्पीकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें से वाष्पीकरण होता जाता है तो इसमें से नमी गायब हो जाती है, ठीक है जी। तो क्या कम हो जाता है यहाँ पर, शुष्क क्षेत्र जो होते हैं यानी कि सूखे क्षेत्र जो होते हैं, ज्यादातर जहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही है, तो नमी कम हो जाती है, ह्यूमस की भी कमी हो जाती है। हालांकि उचित सिंचाई से फसल की पैदावार काफी अच्छी होती है, अगर आप सिंचाई अच्छे से कर लें। इस मिट्टी का रंग लाल से लेकर भूरा और हल्का भूरा होता है। अब इसको महत्वपूर्ण बनाएंगे, क्या महत्वपूर्ण बनाएंगे, शुष्क मिट्टी का कलर जो है, रंग जो है वो लाल से भूरा या फिर हल्का भूरा तक देखने को मिल सकता है। अगली जो बात हमने करनी है वो यहां पर आ जाएगी, कह रहे हैं स्थान कहां मिलेगी,
तो हमारी जो शुष्क मिट्टी है अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में शुष्क मिट्टी मिलेगी। संरचना की अगर हम बात करेंगे तो नमक की मात्रा अधिक होने के कारण इसकी प्रकृति खारी होती है, इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से कैसी हो गई, खारी हो गई। तो ऐसी मिट्टी जो खारी होती हो आप बता देंगे उसके बारे में कि शुष्क मिट्टी की आप बात कर रहे हैं, शुष्क मृदा का चर्चा जो है आप कर रहे हैं। नाइट्रोजन में कम लेकिन पौधों के भोजन में समृद्ध, नमी और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। नमी और ह्यूमस की कमी जो है पहले वाक्य में हमने देखा, पहली पंक्ति में लिखा हुआ है ये, तो इसकी विशेषता रही। प्रमुख फसलें जो इसमें उगाई जाती हैं मुख्य रूप से सूखा प्रतिरोधी और नमक सहनशील फसलें ही इसमें उगाई जा सकती हैं, क्योंकि नमक की मात्रा ज्यादा है और मिट्टी में नमी की कमी है। वाह वाह, क्या बात हो गई, बहुत सही अर्थ किए हैं, नमी की कमी हो गई है। ठीक है भाई, बहुत सही। कहाँ जौ उगा सकते हैं, रेपसीड उगा सकते हैं, कपास, गेहूं, बाजरा, मक्का, दालें उगाई जा सकती हैं। इसमें आपने एक बात पर और गौर किया होगा कि कपास जो है वो लगभग सब में ही आ रहा है ना, और सिंचाई अगर अच्छी करा लो तो चावल वगैरह हो जाता है, हालांकि इसमें नहीं है चावल। अगली जो हमारी स्लाइड है वहां पर बात करते हैं, जो कि छठा प्रकार है, कह रहे हैं वन और पर्वतीय मिट्टी से लेकर के चर्चा होगी। तो यह मिट्टी भारत के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 9% भाग घेरती है। वन और पर्वतीय मिट्टी कितना घेरती है, 9% भाग घेरती है। पिछला जो हमारा वीडियो है ज्योग्राफी को लेकर के, जहां हमने भारत के विस्तार और उसका जो परिचय है उसकी बात की है, वहां हमने बताया था कि भारत की भूमि में कितना प्रतिशत पर्वत है, कितना प्रतिशत मैदान है, कितना प्रतिशत पहाड़ी है और कितना प्रतिशत पठार है, तट क्षेत्र की लंबाई कितनी है, उत्तर से पूरब, उत्तर से जो है दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भारत की कितनी दूरी है। बहुत शानदार वो सेशन रहा था, आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के देखिए। हिस्ट्री की लगातार क्लासेस आ रही हैं, उसको आप देखिए। हिंदी का निरंतर वीडियो आ रहा है, आप देखते चलिए। देखिए आरओ जो है बहुत बड़ा जो है खीर नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा निरंतरता कर लेंगे और कॉपी पेन उठा लेंगे तो आरओ में 411 पद हैं, आपको तो एक ही चाहिए, 410 फिर भी औरों के लिए बच गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से सोचिएगा, ये ना सोचेंगे बहुत कम पद है। भाग घेरती है, यह मिट्टी वन विकास से प्राप्त कार्बनिक पदार्थों के जमाव से बनती है। वन विकास से प्राप्त कार्बनिक पदार्थों के जमाव से बनने वाली मिट्टी कौन सी हो गई, वन और पर्वतीय मिट्टी हो गई। स्थान ये कहां मिलेगी, यह मिट्टी मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी और पूर्वी घाटों के साथ साथ प्राय द्वीपीय पठार के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। तो ये इसका स्थान है जहां पर यह मिट्टी मिलती है। साथियों अगले स्लाइड पे हम लोग देखने वाले हैं, ये हमारा छठा था और ये संरचना की बात यहाँ पे पहले होगी। संरचना की बात कर रहे हैं, यह मिट्टी ह्यूमस से भरपूर होती है, लेकिन पोटास, फास्फोरस, चूने की इसमें क्या होती है साथियों, कमी होती है। इसमें चूने की कमी हो जाएगी, इन तीन चीजों की कमी है, लेकिन जो है वो है ह्यूमस, वो भरपूर मात्रा में, वो काले कलर का हमने बताया था ना, गहरे रंग का जो कार्बनिक पदार्थ का जमाव है उसको ह्यूमस कहते हैं। इसलिए अच्छी पैदावार के लिए उन्हें उर्वरकों की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये पोटास, फास्फोरस वगैरह जो है, अब जैसे आप एनपीके डालते होंगे अपनी फसल में, तो एनपीके क्या है, एक तरीके से ये पोटास वगैरह जो उपलब्ध कराते हैं उसका ही तो माध्यम है उर्वरक का। ठीक है, उर्वरक। प्रमुख फसलों की बात करें जो कि कहां पर होने वाली है, वन और पर्वतीय क्षेत्र की जो मिट्टी है, वन और पर्वतीय मिट्टी में जो होती है उन मुख्य फसलों पर चर्चा हो जाएगी। तो आप ये देखें, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में चाय, मसाले, कॉफी, उष्णकटिबंधीय फलों के बागानों के लिए, और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल में गेहूं, मक्का, जौ, शीतोष्ण फलों के बागानों के लिए अच्छा है ये मिट्टी। तो इन्होंने थोड़ा सा विभाजन करा है, एक तरफ ये ले गए हैं, बिल्कुल आपको साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ ले गए हैं। कह रहे हैं कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में मसाले, चाय, कॉफी जो है यहाँ पर होते हैं, और जबकि अगर आप बात करेंगे ऊपर की तरफ आ जाइए, उत्तर की तरफ आ जाइए, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल या उत्तराखंड जो है अब है, वहां बात करेंगे तो गेहूं, मक्का, जौ और शीतोष्ण फलों के बागानों के लिए अच्छा है। साथियों अगर आप देख रहे हैं वीडियो में यहाँ तक चले आए हैं तो जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि उत्तरांचल या उत्तराखंड जो है वो किस वर्ष बना है, किस वर्ष यूपी से अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। देखते हैं आपका सामान्य दिन कितना तेज चल रहा है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारे लिए यहाँ पर 7वां जो है प्रकार आ जाता है मिट्टी का, मृदा का 7वां प्रकार हमारे साथ है, और वो है क्या है, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी की बात कर रहे हैं। जहां पर लवणीय का मतलब होता है इसमें लवण की मात्रा ज्यादा हो, यानी सॉल्ट की मात्रा ज्यादा हो, सॉल्टी सॉइल इसको कह सकते हैं, सॉल्टी सॉइल। इन मिट्टियों के अलग अलग नामों से जाना जाता है, इन मिट्टियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कैसे, रेहे, कल्लर, ऊसर, थुर, राकर, कार्ल और चोपन। अब इतने नाम हैं भाई साहब, अगर आप नहीं लिखे हैं, सिर्फ वीडियो एक बार देखे हैं तो गए काम से, एक आध दो नाम याद रहेगा, लेकिन वीडियो को 2-3 बार जरा एकदम घुमा देख लिए, रायता बना लिए, फिर मृदा का प्रश्न नहीं हटेगा। और ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जितना पढ़ा दिए हैं मृदा में इससे बाहर नहीं पूछ सकता। ठीक है जी, आगे चलिए।
संरचना, कुछ चट्टान और खनिज टुकड़े अपक्षय पर सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लवण और सल्फ्यूरस एसिड मुक्त करते हैं, यानी छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। ये लवण नदियों द्वारा और बाद में निचली मिट्टी में ले जाए जाते हैं। वाष्पीकरण के कारण लवण निचली परतों से ऊपरी मिट्टी की परत में स्थानांतरित हो जाते हैं। पहले जो लवण है उसको निचली परत में ले जाया जाता है, फिर ये लवण ऊपर की तरफ आते हैं, क्योंकि जब वाष्पीकरण होता है, जब जो पानी हमारा है, जो जल है, वो भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ता है, तो फिर ये लवण ऊपर की तरफ को निकल आते हैं, मिट्टी में आ जाते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं हम लोग ये लवणीय और क्षारीय मिट्टी से संबंधित जो बात चल रही है। कह रहे हैं स्थान एक बात, दूसरा इसकी प्रमुख फसलें। देखिए बिंदु बहुत ज्यादा लिए नहीं, बिंदु वही लिए जो अति महत्वपूर्ण बिंदु है ना। फसल की बात हो गई, स्थान की बात हो गई, उसकी क्या गति है, यानी उसकी जो संरचना है वो क्या है, उस पर बात कर रहे हैं। ये मिट्टी मुख्यतः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती है। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र के सूखे भागों में पाई जाती है। जो सूखे हुए भाग है वहां मिलती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रमुख फसलें, लवणों का संचय मिट्टी को बंजर बना देता है। अगर किसी मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक हो जाए, सॉल्ट ज्यादा हो जाए, तो मिट्टी को कैसा कर देगा, बंजर बना देगा, यानी उपजाऊ नहीं छोड़ेगा फिर। और इसे कृषि के लिए अनुपयुक्त माना गया, अनुपयुक्त बना देता है। तो ये मिट्टी जो है ये ज्यादा उपयोगी, उपजाऊ ना रही, ये बात आपको ध्यान रखनी है, लवणीय या क्षारीय मिट्टी। अगला जो हमारा नंबर आता है, हमने 7 कर लिया है। 8वां हमारा जो है वो ये 8वां प्रकार आपके सामने है साथियों। बड़े ध्यान से गौर से देख रहे हैं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक चले आए हैं तो भरोसा रखिए आपने जो पढ़ा है, कल की क्लास में जब हम प्रश्न लगवाएंगे तो उत्तर आप दे रहे होंगे, कमेंट बॉक्स आप ही का होगा। कल लाइव आने की पूरी उम्मीद और कोशिश हम लोग करेंगे। 8 बजे आप थोड़ा सा हमारा साथ दें, अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर कर दें कि 8 बजे एनपीसी गुरुकुल पे कल मृदा से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न जितने आ चुके हैं पीछे कभी भी यूपीपीएससी वगैरह की परीक्षाओं में जो आए हैं प्री मेन में, वो सब लेकर के आएंगे आपके लिए। पीटी या दलदली मिट्टी की बात करें, जल भराव की स्थिति में मिट्टी की भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थों के जमाव के परिणाम स्वरूप आर्द्र क्षेत्रों में पीट और दलदली मिट्टी का निर्माण होता है। पीट मिट्टी काली और भारी होती है, दो, एक तो काली होती है, एक भारी होती है। दलदली मिट्टी या पीट मिट्टी की बात करें हम, ठीक है। पीट मिट्टी अत्यधिक नमकीन और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है, अत्यधिक नमकीन है, कार्बनिक पदार्थों से भरपूर है, लेकिन उनमें पोटास और फास्फेट की कमी होती है। पोटास की और फास्फेट की कमी किसमें हो जाती है, इसमें भी हो जाती है। साथियों वीडियो को बार बार देखें और देखें, एक बार लिख लें कि पोटास की कमी किस किस में है, वो मिट्टी लिख ली आपने 2 3 4 जो भी हैं। मुख्य रूप से केरल के कोट्टायम और अलप्पुझा जिले में पाया जाता है। माफी चाहूंगा, ये नाम थोड़ा सा आप देख ही रहे हैं खुद, है ना। अलप्पुझा जिलों में पाया जाता है, जहां इसे कारी कहा जाता है। तो भैया ये ध्यान रखिएंगे, ये इसकी बात ध्यान रखेंगे, काली होने के कारण इसको कारी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे गांव के, हम तो खुद गांव को जो है गांव के रहने वाले हैं, तो वहां पे जो है काली को आज भी कारी बुक सेट पहन ली, कारी साड़ी पहन ली बाने, ऐसे शब्दों का उपयोग कहा जाता है, शायद इसी वजह से उसको कारी कहा जाता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला जो हमारा स्लाइड है उसमें हमने देखना दलदली मिट्टी से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण बात है। कह रहे हैं जल जमाव और लोहे और अलग अलग मात्रा में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति का परिणाम है। ये जो दलदली मिट्टी है ये जल जमाव, दूसरा लोहे और अलग अलग मात्रा में कार्बनिक पदार्थों के उपस्थिति का परिणाम है। कहाँ मिलती है ये? उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, बिहार, उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में पाई जाती है। ये वाली जो मृदा है ये पाए जाते हैं। अब शीर्ष फसलों की अगर हम बात करेंगे, ये मिट्टी आमतौर पर मानसून के दौरान पानी से ढकी रहती है। दलदली है ना, तो मानसून जब आएगा, जब जलस्तर बढ़ा हुआ होगा तो पानी से ढकी रहेगी, और मानसून बीतते ही इनका उपयोग चावल की खेती के लिए कर लिया जाता है। चावल की खेती के लिए कर लिया जाता है। तो प्रमुख जो बनाया गया वो चावल को बनाया गया। साल भर मिट्टी उपलब्ध नहीं है, इसलिए जो आगे कार्य नहीं होता है इसमें। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि हमारे पास मृदा अपरदन क्या है, ये हमारा आखिरी बिंदु है, इस पर चर्चा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस पे बहुत ज़्यादा हमको चर्चा भी करनी है और ध्यान भी देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट तो देगी ही साथियों, लेकिन आप देख रहे हैं नागरिकों को बहुत ज़्यादा जागरूक होने की आजकल ज़रूरत पड़ गई है। जिस देश का, प्रदेश का नागरिक जागरूक है, वो देश और प्रदेश आगे चल रहा है। जैसे आप जागरूक हैं, आप जागरूक हैं क्योंकि आप ये नौकरी लेना चाहते हैं, आरओ की नौकरी लेकर के अपने माता पिता के चेहरे पे मुस्कान लाना चाहते हैं। और फिर ऐसा मेरा अनुरोध रहेगा कि उसके बाद जब भी मौका मिले, देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए जरूर कुछ ऐसे कार्य करें जो आपको याद रखा जाए।
ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये थोड़ी सी बात है मृदा अपरदन, जिसको सॉइल इरोजन कहा जाता है। तो सॉइल इरोजन से संबंधित है कि मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना। क्या कह रहे हैं, मिट्टी की ऊपरी परत अगर क्या कर जाती है, बह जाती है, मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना, उड़ जाना मृदा अपरदन कहलाता है। उड़ जाना मतलब वायु का इस्तेमाल हुआ है, वायु का उपयोग हुआ है और बह गई है तो पानी से हो गया। मिट्टी की ऊपरी परत सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, हम जानते हैं, क्योंकि इसमें सबसे अधिक जैविक पोषक तत्व से भरपूर जो है सामग्री यहाँ पर उपस्थित होती है, इसलिए ऊपरी परत सबसे ज्यादा उपजाऊ है। अगर होराइजन के हिसाब से पूछे सॉइल प्रोफाइल में, तो हमारे साथी कमेंट बॉक्स में जरा लिखेंगे क्या, हमें प्रतीक्षा रहेगी, अरे लिख देंगे क्या, सॉइल प्रोफाइल में ऐसी कौन सा होराइजन है जो सबसे ज्यादा उपजाऊ रहेगा। मिट्टी का कटाव प्राकृतिक कारकों जैसे बारिश, पानी, बर्फ आदि, या मैनुअल कारकों, मैनुअल का मतलब हो गया या इंसानी तत्वों से है, इंसानी जो गतिविधियां हैं उससे है, जैसे खेत की जुताई के कारण होता है, लेकिन यह मानव निर्मित कारकों के कारण भी होता है। मानव निर्मित कारकों के कारण ऐसा बहुत सारा देखने को मिलता है, यानी कि मृदा का जो अपरदन है, इरोजन है, वो होता है। अब आगे देखेंगे कि मृदा अपरदन के सामान्य मानव निर्मित कारण। मानव निर्मित कारण का मतलब हो गया कि मानव जिसमें सीधे सीधे एनरोल है, मानव की जो गतिविधियां हैं वो प्रभावित कर रही हैं, उसको देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर कारण है स्थानांतरण की खेती, वनों की कटाई, चराई और झूम खेती। झूम खेती जो है वो कहाँ पर होती है, तो असम राज्य में सबसे ज्यादा देखी जाती है, आप सब लोग जानते हैं साथी हमारे। इतना ही आज जो है मृदा के बारे में था, और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आप ज्योग्राफी यानी भूगोल में जो सामान्य अध्ययन का एक भाग है, अगला वीडियो किस पर चाहते हैं। हमारी ऐसी पूरी कोशिश रहेगी। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर जाइए कि अगला वीडियो आपको भूगोल में किस पर चाहिए। पहला वीडियो भारत परिचय और विस्तार पे हो चुका है, दूसरा वीडियो आपके लिए मृदा पे लेकर के आए हैं, तीसरा वीडियो आप भूगोल में किस विषय पर चाहते हैं। कमेंट बॉक्स को इस्तेमाल करें, लिख करके जाएं, हम कोशिश करेंगे उसी विषय पे बनाई जाए। ठीक है जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा और आपको ये जरूर कहूंगा 11 फरवरी आपकी डेट है, आप अपने दिमाग में बिल्कुल मस्तिष्क में बिठा लीजिए, 2 महीना भी शेष नहीं बचा है। अब आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं जहाँ पर 200 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन की पूरा हम लोग हमारी टीम बना रही है वहाँ पर, कि सामान्य अध्ययन के 500 क्वेश्चन जो एक बार में बहुत स्पीड से लगा दिए मैराथन में, जो हमारे डायरेक्ट जो है देखने को मिलेंगे हमारी परीक्षा में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।